नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम एक्सीलेंस चयन परीक्षा जो कि एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल के लिए आयोजित की जाती है, उसकी जो 2023 की जो आंसर शीट है उसे मैच करते हैं। दोस्तों, जो ये मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही कि ये किसका पेपर है। दोस्तों, ये सी सेट का पेपर, कौन से सेट का है? ये सी सेट का पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो क्वेश्चन है उसे देखकर आपको मैच करना है। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस के आंसर्स हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो पहला तत्सम शब्द है तो खेत, प्रस्ताव, ऊंचा एवं दूसरा। दोस्तों, इसमें जो ऊंचा है यह तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा कौन सा? ऊंचा। इसके बाद दूसरा दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है कवयत्री। कौन सा है? कवयत्री। ध्यान रखिए, दूसरा आपका कौन है? कवयत्री, है ना। ठीक है, कवयत्री क्या है? इसका स्त्रीलिंग है। इसके बाद पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र पटना शहर का पुराना नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, मुक्त का चंदन घिसमिरे नंदन, यह कौन सी भाषा है? यह आपको बता दें दोस्तों, यह ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? यह ब्रज भाषा है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा है, यह ब्रज भाषा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, हाँ, राकेश शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, राकेश शब्द में कौन सी संधि है? तो हम आपको बता दें, इसमें गुण संधि है, ध्यान रखिए, इसमें गुण संधि है। इसके बाद छठवां, धुआंधार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, धुआंधार नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये? जबलपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कौन सी आंसर शीट में। निर्मल शब्द का जो संधि विच्छेद कौन सा है? तो निर्मल शब्द का जो संधि विच्छेद है वह है निर्धन बल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें है? सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको बता दे रहे हैं? सी है, ये आपको ध्यान रखिएगा कौन सा है? सी। आपको ऑप्शन नंबर टिक कर लेना है। अग्रज का विलोम क्या होता है? आपको पता होना चाहिए अग्रज का विलोम क्या होता है। अग्रज जो होता है उसे बड़े को कहते हैं, उसके छोटे को अनुज बोलते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुज उसका छोटे को बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है ना। इसके बाद आत्म शब्द है ना, ये थोड़े जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने लगे इसमें कौन सा है ना। ठीक है, ये लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। ठीक है, 2 मिनट, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों, आत्मविश्वास शब्द में सिर्फ देखो आत्मा का विश्वास, इसमें प्रथम प्रधान जो शब्द है वो प्रधान दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। पथ भूल न जाना, पथ कहीं पथ में कांटे तो होंगे ही, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये आपको बता देना चाहिए, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर, सॉरी दोस्तों, ये जयशंकर, हाँ सही बोला है। आपको मैं बता दूं, ये आपकी जो है ऑप्शन शिवमंगल, हाँ सॉरी, शिवमंगल सुमन जी ने ये रचना लिखी थी। शिवमंगल सुमन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये शिवमंगल सुमन जी की रचना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है ना। इसके बाद अपराजिकता शब्द, ये आपकी बुक से उठाया गया था। अपराजिकता शब्द का उपसर्ग क्या है? आपको बता दें, इसका उपसर्ग है आ, क्योंकि पराजिकता एक अलग है, इसका उपसर्ग क्या है दोस्तों? आ है ना, ध्यान रखिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए है, अपराजिकता शब्द का क्या है? ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। आप यह देख लीजिए, 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। देखो, उसने बोला गीता ईमानदार है और साथ में प्रतिभाशाली भी है, तो ऑप्शन क्या लगता है? इसमें दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर दिया गया, यानी ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिए, है नहीं, इसमें नहीं है पूछा है, मतलब 3 होंगे, एक इसमें ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए, अनिल, समीर, पवन, ये सभी क्या हैं? ये वायु के ही पर्यायवाची, परंतु जो अनल है ये वायु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसके बाद शुद्ध लेखनी है, आशीर्वाद लिखना। शुद्ध लेखनी का मतलब सही शब्द लिखिए, है ना। शुद्ध लेखनी का मतलब होता है सही शब्द लिखिए। तो हम जो आशीर्वाद लिखते हैं और जो ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है यही सही है ना। और जैसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है यही आशीर्वाद ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये थी आपका हिंदी का अंतिम क्वेश्चन। भेड़ाघाट जो पाठ है के रचनाकार हैं,
भेड़ाघाट पाठ आपने पढ़ा होगा, आपकी जो बुक में से लिखा है। ये किसकी रचनाकार है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ये किसकी रचना है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। आपको पता होना चाहिए किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंग्लिश वाला पोर्शन क्या है ना। यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है दोस्तों। आपको बता देते हैं इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ दिया गया था, है ना। तो इसके बाद हम जो इंग्लिश है उससे सॉल्व कर ले रहे हैं ना। चलिए देखते हैं इंग्लिश को। सबसे पहला क्वेश्चन है, जूम कर लेता हूँ थोड़ी तक आपको दिखने लगे ना, इतने में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 16 मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही शेड राजू इज राइटिंग द इनडायरेक्ट स्पीच इज। तो आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी थी कि राजू शेड राजू इज राइटिंग, है ना। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है ऑप्शन नंबर, आपको यदि देखने को मिले तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, द ही शेड द राजू वॉज राइटिंग। इसके बाद 17वें पर क्या है? ए फिर ब्रैकेट्स दिया ऑफ शिप। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है बी, मतलब फ्लिट। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ही प्रेफर्स ऑफर। इसके बाद आपको बीच में ऑप्शन दिया है, तो आपको बता दें इसमें जो ऑप्शन टिक करना वो है ए, मतलब आपको इसमें 2 है। ही प्रेफर कॉफ़ी टू टी, है ना। द गर्ल रन वेरी फास्ट इन द रेस। द अंडरलाइन वर्ड इज सेंटेंस इज। जो इसमें फास्ट लिखा है ये वर्ड कौन सा है? ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है? तो दोस्तों जो आपको लिखा है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसके नंबर पर 20वें नंबर पर ऑप्शन दिया है ही हर्ट सम माइस ब्रैकेट इन द डार्क रूम। इसका आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। ठीक है, माइस का पहले तो आपको पता चाहिए आपको ये क्या होता है ना। तो इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन है बी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बी ऑप्शन कहाँ पर है ना। ये है बी है ना। इसका ऑप्शन क्या है? बी, ध्यान रखिएगा, है ना। स्कॉलिंग है इसका जो आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है ना। ये रहा 21वां क्वेश्चन, है ना। 21वें वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं, है ना। इसमें बोला माइक ब्रैकेट फिर एल्डर ऑब्वियसली इज ब्रैकेट में देन मी। 21 में है ना, देन मी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, ठीक है। एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। इसके बाद जो द वर्ड जो है, इसके बाद इस जम्बल्ड वर्ड, ये क्या है? एक जम्बल्ड वर्ड है। जो ये वर्ड लिखा इससे एक सही शब्द बना के, जम्बल्ड का मतलब होता है इससे एक सही शब्द बना के दीजिए। तो इसका जो अब सही शब्द है दोस्तों मेंटोर होता है, जो इसका सी नंबर पर ऑप्शन टिक कर दिया गया है ना, ठीक है। द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड होप। होप का दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में भी यही आया था। होप यदि है आशा, तो डिस्पेयर उसका होता है, एंटोनिम्स है ना निराशा होता है 23 का, ठीक है। इसके बाद ये रिपीट हुआ। इसका 24 है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ हु फॉग, है ना, FOE फॉग, है ना। तो जो इसका आंसर है दोस्तों आपको बता दें, इसका आंसर दिया गया है बी। क्या है? बी, असिस्टेंट। फॉग का जो सिनोनिम्स का होता है असिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक्स। इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो 25 का आपको बता दें इसका आंसर है सी। 25 का क्या है? डिड। यहाँ पर आंसर क्या है? डिड। 25 का क्या है? सी, ठीक है। ध्यान रखना 25 का क्या दिया गया है? सी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना। इसके बाद आपको चोरी जूम कर लेते क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसके बाद आइडेंटिटी द करेक्ट स्पेलिंग। 26वें में क्या? करेक्ट स्पेलिंग देखने को उसने बोला है। तो करेक्ट स्पेलिंग में मैं बता दूं सबसे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डी नंबर के ऑप्शन पर दी गई। कौन सी? डी नंबर के ऑप्शन पर दी गई, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? डी। इसके बाद 27 में का है अ ब्रिंग इशू मीन, मतलब ये 27वें नंबर पे मैं शायद आंसर बोलता हूँ, इसका आंसर है बी। आपको टिक करके आंसर देख लेना। हाँ, यदि आपको लग रहा है सॉल्यूशंस चाहिए प्रोवाइड करें मैथमेटिक्स में अनदर में, तो देखो सॉल्यूशंस के आपको ही सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आपको मैं सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब इसकी आंसर शीट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। 28 पर आप देख रहे हैं डिग्री ऑफ द होलेस्ट। तो इसमें आपको डिग्री देनी, पॉजिटिव डिग्री बतानी थी, है ना। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री आपको बता दें, इसका आंसर है शी, क्या? होली। आपको ध्यान रखना इसका आंसर क्या है? होली, ठीक है। इसके बाद प्लूरल ऑफ लूज, LOUSE, लूज होता है ना। लूज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो चलिए 29वें नंबर पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। लूज का जो प्लूरल शब्द होता है उसे हम बता देते हैं, है ना। वो होता है ए, मतलब ए कौन सा है? लुइस, LOUSE, बस मतलब S बस लगा देने से क्या होता है ये प्लूरल बन जाता है। द पोएम अनदर चांस टेल अस।
द अनदर चांस के जो पोयम है उसके जो है ना उसके बारे में इसमें क्वेश्चन दिया, मतलब ये बुक का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। इसका सही आंसर क्या है? नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट को। ये थी आपकी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश होने के बाद अब हम चलते हैं साइंस के कुछ पोर्शंस पर जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस के आपको बताएं ये बाईलैंग्वेज आते हैं। बाईलैंग्वेज का मतलब होता है दो अलग अलग भाषा में। ठीक है, तो आपको बस देखना है आपके सेट कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले पहले क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? ध्यान रखिए, है नहीं है। तो इसका मैं सीधा टिक लगाते जाता हूँ। तो 31 का जो आपको आंसर है वो सी है, पौधे, क्योंकि ये अजैविक कारक नहीं है। ठीक है, इसका क्या है? सी है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये रिपीटेड इसका हेमिस है। लाइकेन, लाइकेन किसका प्रदूषक है? 33वें नंबर पर है लाइकेन, लाइकेन सी यानी SO2 का प्रदूषक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता देते क्योंकि इनमें आपको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? अपारदर्शी का मतलब एक दिशा से दूसरी सामने नहीं देखा जा सकता। तो देखो, शुद्ध पानी में दिखता है, शीशा में, हवा में भी दिखता है। सिर्फ लकड़ी एक ऐसी धातु अधातु है जिसमें से अपन बाहर नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। और 34 का क्या आपको बता देते हैं? डी ऑप्शन। ठीक है, टिक कर लीजिए, आंसर डी है। ठीक है, क्या है? डी। ठीक है, अगर उसमें टिक नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सी पर टिक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? तो मैंने आपको कई बार बताया थी ओजोन परत को, मतलब इसमें पर्यावरण पर भी मैंने इसे बताया था कि ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस का नाम MiC है, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ई कचरे का खतरनाक प्रकृति में खतरनाक बनाता है? ई कचरे को, है ना, ई कचरे को क्या है? खतरनाक बनाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या था। ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, ध्यान रखना, ए है शीशा। शीशा क्या है? ई कचरे को खतरनाक बनाता है। खगोलीय विद्या में खगोल विद्या का वर्णन किस वेद में है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2008 शायद 19 में इसको ये पहले आया था, है ना। 37 का दोस्तों आपको बताते हैं सी ऑप्शन सही है ना, ऋग्वेद में इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या है? ऋग्वेद में इसका आंसर आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ऊपर वाले का नहीं लगा पाए, फिर भी देख लीजिए, इसका सी था, है ना, ए था, शीशा। ठीक है, वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? वन्य सुरक्षा अधिनियम हम बता दें 1960 में ही पारित हुआ था, है ना। फिर भी मैं उसका आंसर बता दें, 1960 में इसे पारित किया गया था। वन्य जीव अभियान था वो 1960 में से पारित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था दोस्तों? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? वृक्षों का आदमी। देखो दोस्तों, वृक्षों का आदमी आपको पता है, चिपको मूवमेंट आपने सुना ही होगा, है ना, चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट में किसने जो मतलब यात्रा करके उसके लिए वृक्षों के लिए योगदान दिया था? तो हमें पता है ये सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वायु प्रदूषक से होने वाले रोगों का नाम कितने? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक से होने वाले रोगों का नाम है। इसका ऑप्शन है निमोनिया एवं मलेरिया, है ना। ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम इन्होंने बताया। ठीक है, सॉरी नहीं दोस्तों, वायु प्रदूषण से होने वाले, वायु प्रदूषण से मलेरिया नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी, अस्थमा एवं तपेदिक, है ना। क्योंकि देखिए मलेरिया जो होता है वो एक जीव से होता है, ना कि वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, अस्थमा यानी बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कैक्टस पौधे होते हैं दोस्तों, कैक्टस जो होते हैं आपको बता दें, ये होते कांटेदार पौधे होते हैं, उन्हें कैक्टस बोला जाता है। ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं आपको बता दें, ये मरुस्थलीय भूमि में होते हैं ना, मरुस्थलीय भूमि में होते हैं। ठीक है, ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, है ना। इसमें देखिए आदर्श ईंधन है, आदर्श ईंधन है। ठीक है, आदर्श ईंधन के बारे में इसने पूछा है कि आदर्श ईंधन है, तो चलिए बता देते हैं आदर्श ईंधन आपके हिसाब से कौन सा होगा। तो देखिए कोयला है वो जलाने पर धुआं फेंकता है, इस आदर्श का मतलब ऐसा गैस जो जलाने पर धुआं ना फेंके। तो हमें पता है दोस्तों हमारे घर में उपयोग होने वाली LPG गैस, LPG गैस जो हमारे घर में यूज़ होती है उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे कम वन किस राज्य में स्थित है? भारत में अधिक नहीं पूछा इसने, कम किस वन मतलब है। ठीक है, अधिक मध्य प्रदेश में है, कम आपको बता दें हरियाणा जो राज्य है उसमें सबसे कम वन है। इसके बाद हरे रंग में कीपकाकार बादल बनते हैं, है ना, तो इसे भी हम इसे आपको बता देते हैं, थोड़ी ऊपर कर ले ताकि आपको दिखे। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ, हरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। हरे रंग के जब कीपाकार बादल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों टारनेडो, टारनेडो इसे कहते हैं। ठीक है, 44 का क्या है? ए, टारनेडो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ये मोस्टली लोगों को पता ही होता है दोस्तों, ये जो आपको बता दें ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, किस में है?
समताप मंडल में से पाई जाती है। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बता दें सूती वस्त्र में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये आपको बता दें सूती वस्त्र जो बनते हैं वो सूरत में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? सूरत में बनते हैं, ठीक है। लेकिन सूरत कहाँ पर? अहमदाबाद में। अरे अहमदाबाद जो सूरत में, तो उसकी सॉरी कपड़ों की जो सिलाई होती है वो सब होती है, मतलब यहाँ पर साड़ी बहुत फेमस होती हैं। तो जो मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या आपको बता देते हैं, ये अहमदाबाद में इसका मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखें, अहमदाबाद में, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्थानों पर पिन कोड लगा। हमें पता है दोस्तों, अपने खुद का पिन कोड याद होगा आपकी, जो जहाँ पर भी रहते हो उसका पिन कोड आपको शुरू पता होगा, 4 7 से शुरू होता है। मतलब ये शुरू कहाँ से होता है? 4 से शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश का जो पिन कोड कहाँ से शुरू होता है? 4 से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश में सीसा, कौन सा? शीशा, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में, अरे सॉरी, मध्य प्रदेश की सीसा नहीं, सॉरी सीमा। पढ़ने में दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए उसमें क्या है कि जो स्क्रीन है वो छोटी है, इस कारण से, है ना। मध्य प्रदेश में सीसा कितने राज्य को, जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह 5 राज्यों को, मतलब 5 राज्यों को क्या स्पर्श करती है, ठीक है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके बाद कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से इसमें गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो बता दें दोस्तों, जोगेश्वरी देवी का जो मेला है वह लगता है आपको, होता है चंदेरी में। कहाँ पर? चंदेरी में लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना। इसके बाद बद्रीनाथ धाम किस में देवी का मंदिर है? दोस्तों बद्रीनाथ में, आपने यदि बद्रीनाथ फिल्म देखी तो उसमें वो विष्णु जी की पूजा की बात आते हैं, ये विष्णु जी का मंदिर है। मटकी नृत्य का प्रचलन किस में होता है? दोस्तों मटकी जो नृत्य है, मटकी नृत्य का जो प्रचलन है वो है दोस्तों मालवा क्षेत्र में। किसमें? मालवा क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके बाद भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। किसमें? पोखरण में, ठीक है। आपको देख के अपना टिक कर लेना कौन सा आपका आंसर सही था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ जो निर्माण है ना, कौन सा? बांधवगढ़, सॉरी बांधव सागर बांध का निर्माण किस नदी पर होता है? तो दोस्तों बांधव सागर जो बांध है वह किस नदी पर बनाया गया था? दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो बांध है वह सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी पर, ठीक है, ध्यान रखिए, किसमें? सोन नदी पर, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपको पता होना चाहिए मलखम्भ है ना। एल्यूमिनियम किस धातु से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम धातु होती है वह आपको बता दें बॉक्साइट जो होती है उससे प्राप्त होती है, बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? जूट फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है वह जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कौन करता है? आपको बता दें पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में बता दें मन्नार की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ठीक है। मैं टिक कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। बी है, मन्नार की खाड़ी। एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तांबा लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं, मतलब वो विद्युत के सुचालक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षक है? कौन सा संरक्षक है, ठीक है। संरक्षक इसमें धातु बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या। ऑप्शन इसका साधारण जो नमक है वह संरक्षक कहलाता है। साधारण नमक ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। आपको देख लेना बी नंबर पर, साधारण नमक क्या? एक संरक्षक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं ना, ठीक है। पादप कोशिकाओं के बारे में इसने पहले ही पूछा। पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, इसमें शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं बता दें। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं। दोस्तों जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाएं ना तो ज़्यादा होती हैं, सिर्फ संख्या में एक होती है, वो भी बड़े आकार की होती है ना। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, पहले ही बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो एक्सरे किरणें चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? एक्सरे किरणें हैं, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी से कमी, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसमें हमें सी स्कॉबी रोग, ये आपको दिख रहा है, मैं बोल के दे रहा हूँ, स्कॉबी जो ऑप्शन है ना सी पे वो सही आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 18वें पे जो पेज पर क्या है, ठीक है। ये रहा, निम्नलिखित तो पतली शीट में बदला जा सकता है।
पतली शीटों में बदला जा सकता है। तो मैं बता दूं, जिंक एक ऐसी धातु है जिसे पतली शीटों में बदला जा सकता है। किसको? किस धातु को? जिंक। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण होता है? पेट्रोलियम का जो है वो बिटुमेस, कौन सा? बिटुमेन, सॉरी बिटुमेन, बिटुमेस नहीं, बिटुमेन, ये क्या है? सड़क उत्पादन में इसका उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है। कौन सी? नाभिकीय संलयन। इसीलिए वो क्या है, कभी भी मतलब उसकी असीमित जो क्षमता है वो बढ़ती रहती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर में एंथेसिस जीव कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये बता दे, एस्केरिस, सॉरी एंथेसिस नहीं, एस्केरिस जो जीव है वो बता देते आपको, ये आंतों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है बर्फ का जमना। ठीक है, क्योंकि इसे पिघला देने पर वापस पानी बदल जाएगा। सन 1998 एडवर्ड जेनर के द्वारा कौन से टीके? तो बता दें, ये आपसे ऑप्शन नंबर सी यानी चेचक रोग के ये टीके किसके हैं? चेचक रोग के ये टीके उन्होंने आविष्कार इसकी किया था। ठीक है। इसके बाद ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का जो उत्पादन होता है वो ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। किसमें? ऑक्सीजन आने। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्या होता है? O2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकार्योटिक जो जीव है या प्रोकार्योटिक जो जीव है वो कौन कौन से इन्होंने बताया, उसमें से पूछा है। इन्होंने दिया अमीबा, पैराशियम, जीवाणु या सभी। तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकार्योटिक जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग पीवीसी के संश्लेषण में किया जाता है? तो पीवीसी का संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें विनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाएगा। इसमें विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर इसका है सी। ठीक है। आपको यदि ऊपर वाले का क्या था, इसका भी सी था। कोशिका के आत्मघाती कहते हैं, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, हीलियम, नियोन एवं तथा आर्गन गैसें हैं। हीलियम, नियोन तथा आर्गन। तो दोस्तों ये सभी की सभी तीनों अक्रिय गैसें हैं। कौन सी हैं? अक्रिय गैसें हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट। ये तीन नाम दिए, कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट, एक साथ क्या कहलाते हैं? यदि आपको बता दें, हीरा हुआ, इन सभी को यदि आप एक साथ पहचानना चाहें तो ये कौन से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों, आपको बता दें, ये क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। एक दूसरे के ये अपर रूप हैं, है ना। ये क्या है? अपर रूप है। मतलब हीरा, कार्बन या फिर सॉरी हीरा, ग्रेफाइट एवं कार्बन एक ही है। मतलब ये सभी कार्बन से मिलकर बनते हैं। उन्हें से द्विखंडन के द्वारा जन्म होता है, तो द्विखंडन द्वारा अमीबा का जन्म होता है। जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र फॉर्मूला ऑफ जो रस्ट होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो रस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है। तो वो होता है Fe2O3XH2O। ये भी होता है, परंतु देखिए ये एक पूरा फॉर्मूला इसका, ये ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है। अब आपके आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन की जरूरत है, परंतु मैं यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँ, सिर्फ आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। A+B का ए माइनस बी, ये एक सर्वसमीका की A² माइनस B²। ऑप्शन नंबर बी पर इसका आंसर है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ये 82 नंबर की क्वेश्चन, 3x+4 डिवाइडेड बाई 2 - 6x - 2 बटे पे एक्स का मान पूछ रहा है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसके एक्स का मान जो आपको बता दें क्या आएगा, तो इसके एक्स का मान आता है ऑप्शन नंबर डी और -8 आएगा। क्या आएगा? -8। इसको आपका एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। यदि आप एक्सपेंड करके देखते हैं इसे, है ना। एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं है, टू टाइम्स उनको मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो एक्स के ऊपर 0 की घात होती है, उसका मान 1 होता है। आपको बता दें, एक्स के ऊपर जब 0 का मान होता है तो उसकी घात क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसके बाद 8/21 को परिमेय संख्या है, 8/21 संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आए। गुणन करने के बाद गुणनफल 1 आए, तो इसके उल्टे से गुणा कर दीजिए, आपस में कट जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 86 पर देखते हैं, ABC एक त्रिकोण है, DAB का मध्य बिंदु है और DEBC के समांतर एक रेखा खींची गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसने पूछा, एक त्रिभुज दिया है, सही कथन कौन सा है उसने इसमें पूछा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो इसने खुद ही बोला है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी DEBC के समांतर नहीं है, जबकि इसने ऊपर खुद ही बोला है कि ये समांतर है, तो ये तो खुद ही गलत हो गया। इसके बाद इसी ने AB DE के समांतर नहीं, ये भी कट जाता है ना। इसके बाद DE के 2 के बराबर नहीं है। 86 में इसने बोला
2 के बराबर नहीं है। जबकि उसने खुद बोला जब बीच मध्य बिंदु है तो कोई रेखा यदि 4 4 की होती है उसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। हाँ, 0.343 का घनमूल है, 0.034 का घनमूल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का घनमूल है। निम्नलिखित में से इसका मान जब आप इसे सॉल्व करें तो इसका 1/2 आंसर आ रहा है 88 का, आपको ध्यान है ना। इसके बाद ये देखते हैं 89 का। रमेश के पिता की उम्र रमेश की उम्र से दुगनी से 6 अधिक है। यदि रमेश की उम्र को आर से प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसकी पिता की उम्र का गणितीय गणना कीजिए। देखिए उसने उसको बताया रमेश की उम्र आर है, तो उसके पिता की उम्र बताया रमेश की उम्र से दुगनी यानी आर में 2 का गुणा कर दिए और 6 वर्ष अधिक है तो उसे जोड़ दीजिए। तो आप जब इसे जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो आपको ध्यान रखना इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, बी है। ठीक है, इसके बाद ठीक है ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो आपको बता दें यहाँ पर जब आप ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन टिक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए है। 91 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84 विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो बताइए कि कितने गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताएंगे, यदि आप 25 का 84% निकालेंगे तो इसमें आपको जो ऑप्शन होगा है ना, जब आप इसे 84% निकालेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, तो बचे जो होंगे वो रुचि नहीं रखते हैं। तो बचे हुए 21 में 25 तो टोटल ही थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, मतलब 4, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दिए गए चित्र में x का मान बताना है। तो देखिए x का मान आपको बताना है, ये आपको मैं इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर आपको बता दें तो 71 है ना, क्योंकि जब 109 का ये डिग्री है, जब इस साइड का कोण आएगा तो वो आएगा 71। और अगर यदि आपको पहले एकांतर अंतर कोण के नियम के अनुसार यदि आप चलें है ना, तो सॉरी हाँ, एकांतर अंतर नियम के अनुसार भी चले तो आपको ये बताइए एक ही ओर के संगत कोण बना तो 109 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, इसका 109 राइट आंसर होगा। ठीक है, शायद उसके वो सभी क्वेश्चन हो गए थे। हाँ ठीक, सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। छवि इसमें 93 का, जब आपने इसे वर्गमूल का ये क्वेश्चन है, वर्ग एवं वर्गमूल का ये क्वेश्चन इसने पूछा है कि 5 की जो घातांक का क्वेश्चन है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैं राइट आंसर बोल दे रहा हूँ। देखिए 32 के 2 के ऊपर 5 की घात होती तब 32 आता है, तो नीचे आपको 2 जरूरी होता है कंपलसरी, तो 2 सिर्फ एक ही में आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी पर। तो आप इसे आराम से टिक कर सकते हैं। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया, तो 14 इसमें सबसे अधिक बार आया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, 6000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1260 इसका राइट आंसर आ रहा है। कितना, 1260 इसका राइट आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 1260, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं सॉरी जूम इन था, इस कारण से 1260 इसका राइट आंसर है जब इसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद एक व्यापारी अपने माल का लागत मूल्य से है ना, लागत मूल्य से, ठीक है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। मूल्य से है ना, मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 7.514 की छूट भी दे देता है और इस वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य अनेक उतने में उसने खरीदी। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बता 350 में उसने वस्तु को खरीदा होगा, तब उसने 20% की यदि उसने अंकित मूल्य अर्जित करने के बाद और 7.14% छूट के बाद इसका बेच पाएगा। ठीक है, इसका 97 का है। 15 श्रमिक दीवार को 14-48 घंटे में निर्मित करते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे, कितने मतलब आवश्यकता होगी, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें 24 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कितने मजदूरों की, 24 मजदूरों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 98। एक त्रिभुज में कोण 2 रेडियस 4 रेडियस 3 ये अनुपात का क्वेश्चन अनुपात में दिया है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कोण है 80। ध्यान रखिए कितना होगा, सबसे जो बड़ा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 80 डिग्री का होगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको 80 डिग्री का होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं है ना, ये है 3x माइनस 1, ये जो है 6x² प्लस x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब इससे आप द्विघात समीकरण में भाग देंगे तो आपको बता दें इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा
ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 100, एक ऐसा घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर और आधार 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसके जो ऊंचाई कितनी होगी। तो जब आपको बता दें दोस्तों, जो इसका घनाभ का फॉर्मूला होता है वो LBH होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो क्षेत्रफल होता है ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई बस होती है, लंबाई एवं चौड़ाई बस इसका आंसर होता है। तो जब 25 से 275 में आप डिवाइड करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप दोस्तों आपको ये आंसर शीट पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरीके से एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। दोस्तों आपको यदि आने कक्षा 9वीं में आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हर प्रकार के एग्जाम जो होते हैं उनकी आंसर शीट या पेपर की तैयारी कराई जाती है, तो इससे आने वाले हर एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।